अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल स्टार्ट किया हुआ था और आज का हमारा लेक्चर है कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। उससे पहले हमने जो जितनी बेसिक लेक्चर था माइटोसिस के रिलेटेड वो सारा हमने डिस्कस कर लिया था। टाइप्स ऑफ माइटोसिस क्या है और फर्दर ये सारी की सारी जो हमने उसकी इम्पोर्टेंस है ये सब कवर कर लिया था। तो आज का जो लेक्चर है कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इससे अगला टॉपिक जो है जब माइटोटिक एरर को हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर ये लेक्चर हमारा हेल्पफुल होगा। जब कैंसर का टॉपिक ख़ास तौर पे डिस्कस करेंगे तो आपने अच्छे तरीके से सेल साइकिल को समझना है कि उसका कंट्रोल किस हिसाब से होता है। फिर फर्दर जब हम कैंसर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होंगी। इससे पहले कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल पे हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन कुछ और भी की है कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है ना तो उसे फेस करना पड़ता है चेक पॉइंट्स को, कि जो फेज़ कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद जो नया स्टार्ट होता है उससे पहले एक चेक पॉइंट होता है कि भाई जो पिछले फेज़ में जो काम होना था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। फिर उसके बाद चेक पॉइंट्स चेक करेंगे, अगर वो सारा टास्क मुकम्मल हो चुका है उस फेज़ में फिर अगला फेज़ ओपन होगा। जैसे हमारे पास गेम होती है ना, गेम का लेवल दूसरे लेवल को खोलने के लिए ख़ास कंडीशंस होती हैं। जब वो कंडीशन आप पूरी करते हो फिर अगला जो लेवल है वो ओपन हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब कोई फेज़ एक कंप्लीट होता है उसके बाद चेक पॉइंट्स होते हैं। वो चेक पॉइंट इंश्योर्स करते हैं कि भाई जो कंप्लीशन हुई है वो मुकम्मल हुई भी है कि नहीं, जो भी टास्क हैं फेज़ के अंदर वो मुकम्मल हुए हैं या नहीं। फिर उसके बाद चेक पॉइंट्स अलाउ करते हैं सेल को अगले फेज़ में बढ़ने के लिए। तो कुछ बातें हमने ऑलरेडी इंटरफेज़ के अंदर हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल में फ़र्दर जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो भी साथ साथ हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि सेल साइकिल इसका ड्यूरेशन क्या होता है। हमने पढ़ा था कि ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें तो इसका ड्यूरेशन होता है ओवरऑल सेल साइकिल का 24 आवर्स का। क्लियर बेटा? और अगर हम बात करें यीस्ट की तो यीस्ट के अंदर ये जो ओवरऑल सेल साइकिल है इसका ड्यूरेशन होता है बेटा टोटली 90 मिनट्स का। अच्छा, इसी तरह अगर हम किसी बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर ये टोटल लाइफ साइकिल जो है नियर अबाउट 40 टू 60 मिनट्स का होता है। अगर हम ई कोलाई की बात करें तो उसके अंदर जो लाइफ साइकिल है वो 45 मिनट का होता है। तो ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। तो ये लाइफ साइकिल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है और इवन के कुछ बातें ये याद रखनी है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट सेल में भी इसका ड्यूरेशन चेंज हो सकता है। यानी अगर हम बात करें हमारे जो स्टेम सेल्स हैं उनके अंदर 24 आवर्स का लाइफ साइकिल नहीं होता, ठीक है, वो ड्यूरेशन कम हो जाता है, वो जल्दी जल्दी नए सेल बनाते हैं, ठीक है। तो ये सेल साइकिल का ड्यूरेशन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल टू सेल भी वेरी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल की बात करें कि सेल साइकिल के कंट्रोल किस हिसाब से होगा, तो कुछ बातें हमारी जेनेटिक्स में होती हैं, हमारी जेनेटिक्स से रिलेटेड है। यानी क्या मतलब है कि आपके डीएनए के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन इनकोड होती है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बेटा इनकोड होती है कि कौन सेल कितनी बार डिवाइड करेगा, कौन सा सेल है और कितनी बार ये अपनी लाइफ साइकिल में डिवाइड करेगा और कितने डॉटर सेल बनाएगा। ये आपकी जेनेटिक्स जो है, जो आपके पास डीएनए आपके न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है, वो डीएनए इंश्योर करता है कि सेल से आगे फर्दर कितने डॉटर सेल बनेंगे। क्लियर है? तो हमारा ये लेक्चर जो है ये काफ़ी डिटेल वाला लेक्चर है और क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो हम इस चीज़ को हम छेड़ेंगे भी नहीं, इसको डिस्कस ही नहीं करेंगे। सिंपल मैंने आपको टच दे दिया कि आपके डीएनए के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन इनकोड होती है कि आपका सेल कितनी बार अपने लाइफ साइकिल में डिवाइड करेगा। क्लियर? इसके अलावा फर्दर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सेल साइकिल के सेल को डिवाइड करने में उसकी हेल्प करते हैं, जो एक आप कह सकते हो क्लू देते हैं, इशारा देते हैं कि सेल अब डिवाइड लाजमी करे। वो फैक्टर क्या है वो ज़रा हम देखते हैं। उसमें से आज जो फर्स्ट फैक्टर है बेटा वो है सेल साइज़ की। अगर हम बात करें, क्लियर, जब सेल साइज़ में चेंज आती है ना उसके बाद सेल साइकिल स्टार्ट होता है, सेल डिवाइड करना शुरू कर देता है। तो इस सेल साइज़ में हम दो चीज़ों की बात करते हैं, एक तो सेल के एरिया की बात करते हैं और इसके अलावा हम सेल के वॉल्यूम की बात करते हैं। सेल का एरिया हमेशा ये मीटर स्क्वायर में, ठीक है, उसमें जो है इसको स्क्वायर में मेजर किया जाता है और वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, या सिंपल हम इसके लिए स्क्वायर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्यूब कहते हैं। तो सेल के साइज़ में दो बेसिक टर्म आते हैं, एक तो एरिया और दूसरा बेटा क्या है, वॉल्यूम।
तो एरिया को हम स्क्वायर में मेजर करते हैं या मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, और वॉल्यूम को हम क्यूब में मेजर करते हैं। चूँकि सेल का साइज़ बहुत कम होता है तो हम मीटर या मीटर स्क्वायर हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल हम कहेंगे स्क्वायर में और क्यूब में मेजर करते हैं। एरिया के बारे में हमने थोड़ा सा मैथमेटिक में पढ़ा हुआ है कि लेंथ और विड्थ की बात करते हैं हम। इसमें लेंथ प्लस विड्थ को हम क्या कर रहे होते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और वॉल्यूम के अंदर तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, साथ हम हाइट को भी साथ हम क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें वहाँ पर वॉल्यूम के अंदर मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो सेल का जो एरिया है और वॉल्यूम है उसकी रेशो सेम नहीं रहती। सेल का एरिया और वॉल्यूम उसकी रेशो सेम नहीं रहेगी, जिससे सेल को एक सिग्नल मिल जाएगा कि अब डिवाइड करना चाहिए। वो कैसे, ज़रा हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लो कि सेल का साइज़ 1 हम रखते हैं, क्लियर, तो उसका जब हम एरिया निकालेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि लेंथ और विड्थ को हमने मल्टीप्लाई करना है, और ये क्या बनेगा बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में मेजर कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसका वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें 1 × 1 × 1, ठीक है, ये भी क्या बनेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। इसका मतलब है कि एरिया और वॉल्यूम के दरमियान रेशो, एरिया और वॉल्यूम के दरमियान बेटा रेशो ये क्या रहेगी, सेम रहेगी। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा और रेशो 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1:1 रेशो यहाँ पर निकलेगी। क्लियर। अगर इसी तरह हम सेल के साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम 2 पर लेके जाते हैं, तो उसका एरिया क्या बनेगा 2 × 2 4 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम हम इसका निकालें 2 × 2 × 2 ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। इस हिसाब से एरिया और वॉल्यूम के दरमियान रेशो वो 1:2 हो जाती है। इसका मतलब है जब सेल का साइज़ वेरी करता है उसका जो एरिया है और वॉल्यूम है उनकी रेशो सेम नहीं रहती। या तो एरिया बढ़ता है तो वॉल्यूम कम रह जाता है, अगर एरिया कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इनकी रेशो चेंज होना शुरू हो जाएगी एरिया और वॉल्यूम की। तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इतनी एनफ नहीं होगा इतना लार्ज वॉल्यूम को या लार्ज एरिया को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर एरिया बढ़ जाए और वॉल्यूम जो है वो कम रहे तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके कंटेंट इतना कम रहेगा कि वो इतने लार्ज सरफेस एरिया को सपोर्ट नहीं कर सकेगा। तभी क्या होता है कि सेल को फर्दर सिग्नल मिल जाता है कि अब सेल डिवाइड करे ताकि एरिया और वॉल्यूम की रेशो इतनी ही रहे कि सेल को सपोर्ट किया जा सके। तो उसमें से पहला जो सिग्नल है वो है सेल साइज़ का। ठीक है, जब जैसे जैसे सेल साइज चेंज करता है एरिया टू वॉल्यूम रेशो चेंज होती है और सेल को एक सिग्नल मिल जाता है कि एरिया वॉल्यूम में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, साइटोप्लाज्म सपोर्ट नहीं कर सकेगा, अब सेल को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो ये इसमें पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर जो है सेल साइज के अलावा बेटा वो है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो, साइटोप्लाज्मिक रेशो। ठीक है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है ना उस दौरान भी न्यूक्लियस और उसका साइटोप्लाज्म इसके जो रेशो है वो सेम नहीं रहती। कैसे सेम नहीं रहती वो ज़रा हम देखते हैं। देखिए फ़र्ज़ करें आपका जो सेल है वो इंटरफेज़ में है, इंटरफेज़ में, और आपको पता है इंटरफेज़ के अंदर क्या होता है, इंटरफेज़ के अंदर स्पेसिफिक एटीपी ज़्यादा स्टोर की जाती है डिवीजन के लिए। इसके अलावा जो जब वो एस फेज़ से गुजरता है ना हमारा सेल, तो एस फेज़ में गुजरने के बाद क्या होता है उसका जो न्यूक्लियर कंटेंट है, न्यूक्लियर कंटेंट बेटा वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, न्यूक्लियर कंटेंट डबल हो जाता है। अब उस लिहाज से साइटोप्लाज्म में अभी चेंज नहीं आई। आप देखें ना साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो तो बाद में होगा, साइटोप्लाज्म की डिवीजन तो बाद में होगी, लेकिन साइटोप्लाज्म में कंटेंट तो अभी डबल नहीं हुआ ना। उस हिसाब से किस हिसाब से चेंज आएगी, साइटोप्लाज्म में चेंज आएगी, लेकिन न्यूक्लियस के हिसाब से साइटोप्लाज्म में चेंज नहीं आएगी। ठीक है, न्यूक्लियर कंटेंट डबल हो गया है। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म है उसी रेशो में से उसमें तब्दीली नहीं आई। तो जब ये न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो में जब चेंज आती है तो तब भी सेल को सिग्नल मिलता है कि सेल को आगे फर्दर एम फेज़ में जाकर डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो इंटरफेज में जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के कंटेंट में चेंज आएगी, न्यूक्लियस का जो कंटेंट डबल हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में उतनी चेंज नहीं आएगी। उसके बाद फ़ौरन सेल क्या करेगा, इस न्यूक्लियस के कंटेंट को इक्वली डिवाइड करने के लिए वो क्या करेगा, फ़ौरन डिवीजन से गुजर जाएगा ताकि न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो सेम रहे। तो ये सेकंड वन फैक्टर है जो हमारे सेल को सिग्नल देता है कि फर्दर वो क्या हो सके बेटा, डिवाइड हो सके। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं माइटोजेंस। माइटोजेंस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, स्टार्ट माइटोसिस, जो सेल के अंदर माइटोसिस को स्टार्ट करवा सकते हैं, या मैं माइटोसिस की जगह पे सेल डिवीजन को कह सकता हूँ। ऐसे सब्सटेंस जो सेल के अंदर सेल डिवीजन को प्रमोट करें या स्टार्ट करें,
ऐसे तमाम सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, माइटोजेंस कहते हैं। क्लियर है। तो सेल की डिवीजन में फिर कौन कौन से माइटोजेंस यहाँ पर हेल्पफुल होते हैं, तो सबसे बड़े जो माइटोजेंस हैं ना, उनमें दो तरह के प्रोटीन्स हैं हमारे पास, एक है साइक्लिन प्रोटीन्स, साइक्लिन, और दूसरी है सीडीकेज यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये कुछ आपने सिंपल इनके नाम याद रखने हैं। ये ऐसे हीरोज़ हैं जो सबसे ज़्यादा सेल साइकिल के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जो आगे फर्दर सेल को डिवाइड करने में इन दोनों का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर बेटा जो साइटोकाइनिन है, ये साइटोकाइनिन क्यों नाम दिया गया, साइटोप्लाज्म की डिवीजन, काइनिन आपने कैरियोकाइनेसिस पढ़ा होगा, न्यूक्लियस की डिवीजन। तो ये वो केमिकल होता है, हार्मोन होता है जो फर्दर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की डिवीजन को प्रमोट करता है, दैट मीन्स सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं साइटोकाइनिन। इसके अलावा जिब्रेलिन, ये दो हार्मोन ऐसे हैं प्लांट्स के अंदर जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा और कौन से सब्सटेंसेस होंगे और कौन से फैक्टर होंगे, इसके अलावा बेटा टेम्परेचर भी क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। साथ साथ जो हमारे पास लाइट है, लाइट भी क्या करती है बेटा, प्रमोट करती है सेल डिवीजन को। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, माइटोसिस को स्टार्ट करवाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, माइटोजेंस कहते हैं। ये भी सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। इनकी कंसंट्रेशन में भी कमी आती है, ज़्यादती आती है, उसी हिसाब से सेल की डिवीजन में भी फ़र्क आता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल को देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो सेल साइकिल कितनी बार चलेगा या एक सेल कितनी बार डिवाइड करेगा वो कौन डिसाइड करता है, जेनेटिक्स हमारी डिसाइड करती है। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं जो हमारे सेल को आगे फर्दर फोर्स करते हैं कि वो डिवाइड हो। तो उनमें हमने देखा है सेल साइज भी है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो भी है, और तीसरा फैक्टर जो है माइटोजेंस भी है। बहरहाल ये बहुत डिटेल वाला लेक्चर है। बहर इसको हमने क्या किया है, बिल्कुल शॉर्ट लफ्ज़ों में क्लोज किया ताकि आपको ये बात समझ आ सके। तो होप सो आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कैंसर का जो टॉपिक है उसको फर्दर लेकर चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।